हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़। हम लोगों ने ब्लॉक 2 स्टार्ट किए थे इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, और ब्लॉक 2 के पहले चैप्टर यूनिट 4 विलेज इंडिया को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 5 अर्बन इंडिया, और इसमें से मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंट इंडिया तक कवर करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे बचे हुए 3 टॉपिक, अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम और इश्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेडिशनल टाउन को क्लासीफाई किए थे। ठीक है, तो अब हमारा इंडिया आज़ाद हो चुका है, तो इसके बाद देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा कि हम माने कि ये एरिया अर्बन सेंटर है। ठीक है, तो 1901 तक जो क्राइटेरिया था, इसमें क्या यूज़ होता था कि किसी भी एरिया या सेटलमेंट को अर्बन मानने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखते थे, उसका साइज देखते थे, ना कि उसका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये बात कब थी? 1901 की। उसके बाद जब 1961 आया तो हमने अर्बन एरिया को रीडिफाइन किया कि किस तरीके से हम इसे मानेंगे कि ये अर्बन एरिया है। तो 1961 में क्या चेंजेस आए? हमने अकाउंट किया इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या डिफरेंस था। 1901 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और उसके साइज के अकॉर्डिंग करते थे, ना कि उसके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन 1961 से हमने क्या किया? इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को भी क्लासिफाई किया कि इस बेसिस पे हम मानेंगे ये है हमारा अर्बन एरिया। ठीक है, तो देखो आगे आगे लिखा हुआ है डेफिनेशन जो अडॉप्ट किया गया था 1961 के सेंसस में, वो यूज़ होता रहा 1971 में भी, 81 में भी, 91 में भी और 2001 में भी। ठीक है, तो देखो क्या था डेफिनेशन अर्बन एरिया का। तो सबसे पहला है ए प्लेस विच इज आइदर ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ए म्युनिसिपल एरिया और अंडर ए टाउन कमिटी और ए नोटिफाइड एरिया कमिटी और कंटेनमेंट बोर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अर्बन एरिया को ऐसे एरिया को मानेंगे जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर वो म्युनिसिपल एरिया हो, वहाँ पे टाउन कमेटी हो या फिर वहाँ पे नोटिफाइड एरिया या कंटेनमेंट बोर्ड हो। तो ऐसे एरिया को हम मानेंगे अर्बन एरिया। तो आप लोगों ने अपने शहर में भी देखा होगा कि जहाँ नगर निगम होता है, बहुत सारे कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं, वो एरिया क्या होते हैं? शहरी एरिया होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, है ना। दूसरा डेफिनेशन क्या था कि कोई भी प्लेस तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। क्या क्या थे वो क्राइटेरिया? सबसे पहला है मिनिमम ऑफ 5000 पर्सन, यानी कि मिनिमम 5000 पर्सन तो होने ही चाहिए वो एरिया में। ठीक है, और क्या है? एटलीस्ट 75% ऑफ वर्किंग ऑक्यूपेशन आर नॉन एग्रीकल्चरल। तो शहर है, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो 75% ऑक्यूपेशन होगा ना, वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर नहीं। ठीक है, फिर है डेंसिटी ऑफ नॉट लेस देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर माइल, यानी कि 1 माइल में जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो 1000 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है नेक्स्ट? ए प्लेस शुड हैव सर्टेन प्रोनाउंस्ड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एमिनिटीज, जैसे कि वहाँ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक वाले कुछ चीज होने चाहिए, जैसे कि क्या होगी? इंडस्ट्रियल एरिया, है ना, लार्ज हाउसिंग सेटलमेंट, प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस एंड सिविक एमिनिटीज। तो जो चीज़ हम शहर में देखने को मांगते हैं वो सारी चीज़ अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरीके का एरिया अभी हम देखते हैं अपने अर्बन सिटीज़ में, वो सारे फुलफिलमेंट चाहिए थे। तो समझ गए ये चीज़? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, तो अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा अर्बन इंडिया का, वो कब का था? 1961 के सेंसस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अर्बन एरिया को डिफाइन किए। अब हम जो सेंसस देख रहे हैं वो है 2001 का सेंसस। ठीक है, तो हम 2001 का सेंसस के अकॉर्डिंग टाउन के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इस बेसिस पे 4 भाग में बांटे गए थे टाउन्स। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी टाउन्स। इसमें वो एरिया इंक्लूड होंगे जो म्युनिसिपैलिटी वाले एरिया हैं, कॉर्पोरेशन वाले एरिया हैं, कंटेनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। ठीक है, तो जिसका पॉलिटिकल साइंस है वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि म्युनिसिपैलिटी क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है। तो आपको बस यही समझना है कि जो नगर निगम वाला एरिया होता है ना, वो सारे हो गए स्टैट्यूटरी टाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसस टाउन। इसमें कौन इंक्लूड होंगे? वो सारे विलेज जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन है 5000 पर्सन। ठीक है, वो एरिया हो गए सेंसस टाउन। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन एग्लोमोरेशन। ये ऐसे एरिया हो गए जहाँ पे कंटिन्यू अर्बनाइजेशन का स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और ये कंप्राइज कर सकते हैं एक टाउन भी और एक से ज़्यादा टाउन भी। ठीक है, ये हो गए एग्लोमोरेशन। फिर नेक्स्ट है अर्बन ग्रोथ। ये ऐसे एरिया होंगे जो कि कोर सिटी या टाउन के आसपास के एरिया होंगे, जैसे कि एग्जांपल हो गया रेलवे कॉलोनी, यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसे रेलवे स्टेशन है तो उसके आसपास में ही एरिया होंगे रेलवे कॉलोनी के,
तो वो वाले एरिया को क्या कहेंगे, अर्बन ग्रोथ। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर सपोज यहाँ पे है तो इसके आसपास का जो कैंपस है वो भी इसके एग्जाम्पल में आएगा अर्बन ग्रोथ के। तो आसपास के जो एरिया यानी कि कोर सिटी या टाउन है और उसके आसपास के जो एरिया हो गए वो हो गए अर्बन ग्रोथ। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या डायमेंशन है अर्बनाइजेशन के? तो सबसे पहला है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक का सीधा मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं और अर्बन पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो गया 25.8 मिलियन से 62.4 मिलियन तक। ये जो 25.8 मिलियन है ये कब का है, 1901 का। ठीक है, और 62.4 कब का है, 1951 का। तो सोचो किस तरीके से पॉपुलेशन राइज कर रहा है। और 2001 में कितना हो गया, 285.4 मिलियन। सोच रहे हो पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का, ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये 10% बढ़ गया है टोटल वर्ल्ड के अर्बन पॉपुलेशन का। ठीक है, तो 10% इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये एक डायमेंशन हो सकता है अर्बनाइजेशन को मापने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पेशियल। तो स्पेशियल का मतलब अभी मैंने आपको बताया रीजन वाइज या फिर स्पेस वाइज। ठीक है, तो डिस्पैरिटीज यानी कि डिफरेंसेस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं इम्बैलेंस पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के वजह से। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया कम पड़ रहे हैं, तो उस तरीके से क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें दो टर्म निकल के आया है, एक है ओवर अर्बनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है सब अर्बनाइजेशन। तो इसका टर्म समझते हैं। ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि ऐसा एरिया या ऐसा अर्बन टाउन जिसके पास सर्टेन लिमिटेशन है कि उतना ही पॉपुलेशन को वो एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो एरिया हो गए ओवर अर्बनाइजेशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है कोलकाता, मुंबई। ठीक है, और सब अर्बनाइजेशन ऐसे एरिया हो गए जो कि रूरल एरिया को ही अर्बनाइज कर रहे हैं अराउंड द टाउन। जो शहर के आसपास के रूरल एरिया है उसी में अर्बनाइजेशन हो जाना, वो हो गया सब अर्बनाइजेशन। ठीक है, और इस सब अर्बनाइजेशन का फीचर्स है, पहला फीचर है ए शार्प इंक्रीज इन द अर्बन यूजेज ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि अगर किसी लैंड का नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना, ये सबसे इसका पहला फीचर हो गया। और दूसरा हो गया इंक्लूजन ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ टाउन विद इन इट्स म्युनिसिपल लिमिट। तो अगर वो अपने म्युनिसिपल लिमिट के सराउंडिंग के एरिया को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो भी एक इसका फीचर हो गया। और लास्ट फीचर है इंटेंसिव कम्युनिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स बिटवीन टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो एक कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाना टाउन और सराउंडिंग एरिया के बीच में, तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, सब अर्बनाइजेशन। और इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल है दिल्ली। तो दिल्ली में आसपास के बहुत सारे रूरल एरिया हैं जो कि अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सब अर्बनाइजेशन का। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डायमेंशन है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ने के लिए दो चीज़ समझना है, एक है यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है माइग्रेशन। रूरल एरिया में पता है कि वहाँ पे लेबर सरप्लस अमाउंट में है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, और शहर में क्या है, फैसिलिटीज़ है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो रूरल लेबर जो अर्बन सेंटर्स में जाते हैं वो उम्मीद से जाते हैं कि हमें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। या फिर माइग्रेशन क्यों होता है, अच्छे हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, ये सारे की वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में। तो कहा जा रहा है कि माइग्रेशन का प्रोसेस विलेज में कब स्टार्ट होता है, जब एग्रीकल्चर में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहाँ पे जितनी की ज़रूरत है उतना प्रोवाइड है, तो फिर क्या होंगे, माइग्रेशन स्टार्ट होंगे। तो ये हम कह नहीं सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के पहले हुआ है, अर्बनाइजेशन पहले हुआ था तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए। तो अर्बनाइजेशन क्या था ना, इम्बैलेंस था लैंड और मैन रेशियो का। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुए। तो आई होप इकोनॉमिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल। ये भी एक डायमेंशन हो सकता है अर्बनाइजेशन को पढ़ने का। तो टाउन और सिटी में एक हेट्रोजिनिटी हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ इथनिसिटी, कास्ट, रेस, क्लास, कल्चर, बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनिटी था। हेट्रो मतलब क्या हुआ, अलग अलग लोग। ठीक है, एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं, अलग अलग लोग। बट ये जो माइग्रेंट्स था ये मेंटेन किया एक डिस्टिंक्टिव कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, लोग इंटरेक्ट हुए, है ना, ये मैंने पहले बताया। तो इसी तरीके से एन के बॉस
कौन है? एनके बोस। इनका व्यू पॉइंट है कि ये जो माइग्रेंट्स था ना, ये सारे पीपल को क्या किया? बांध दिया, टाइज कर दिया। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लोकल बेसिस पे, रीजनल, कास्ट, इथनिक, ये सारे बेसिस पे क्या किया? लोग जुड़ गए और ये क्या हो गया? एक टाई क्रिएट हो गया। ठीक है, बंध गए लोग। तो अभी भी इंडिया में बहुत सारे मिक्स्ड कैरेक्टर के टाउन है, जैसे कि कैपिटल सिटीज हो सकता है, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है, इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप के लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या होंगे? बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? लोग बंध गए, है ना। तो ये सोशियो कल्चरल में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो एनके बॉस के व्यू पॉइंट के बाद इनको अपोज करने के लिए दूसरा व्यू पॉइंट है लिंच का। ये पॉइंट आउट करते हैं कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल सिटीज़ है, जैसे कि आगरा हो गए और उसके आसपास का एरिया, वहाँ पे अभी भी होमोजीनियस कास्ट और रिलीजियस ग्रुप प्रिवेल करते हैं। यानी कि होमो मतलब क्या हुआ? सेम ग्रुप के। तो इनका पॉइंट आउट करना है कि अभी भी कुछ टाउन्स है जहाँ पे एक ही ग्रुप के लोग रह रहे हैं। तो हाँ, पॉसिबल है, अभी भी रहते हैं लोग, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरे इंडिया में ही ऐसा हो। ठीक है, तो दोनों के व्यू पॉइंट एक एक जगह पे सही है। एनके बॉस कह रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग बंध गए, तो ये भी सही है, और लिंच का भी कहना सही है कि बहुत सारे अभी भी सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक ही ग्रुप के लोग प्रिवेल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक टर्म निकल के आया है मोहल्ला। मोहल्ला बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है इसका कि अनटचेबल कास्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट करते थे, उसे कहा जाता था मोहल्ला। ठीक है, ये एक कीवर्ड था, इसीलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। उसके बाद देखो बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, और ये चेंजेस का कारण था एजुकेशन का बढ़ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स का बढ़ना, ऑक्यूपेशन का बढ़ना। इन सारे वजह से चेंजेस आए लोगों के थॉट में भी और सोसाइटी में भी। ठीक है, तो देखो अभी जो प्रॉब्लम है, अब है प्रॉब्लम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। ठीक है, सोसाइटी क्या किया? लेवल के अकॉर्डिंग तोड़ दिया सोसाइटी को। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, हेरल्ड गोल्ड पॉइंट आउट करते हैं रिक्शा वालाज ऑफ लखनऊ। तो रिक्शा वालाज ऑफ लखनऊ कहने का मतलब क्या है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या किया? उसे क्लासिफाई किया गया। तो इससे कहने का मतलब है कि अभी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में एक नया फॉर्म आ गया है, वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि कास्ट को छोड़ के अब जो मेन फैक्टर प्रिवेल कर रहा है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। ठीक है, इस बेसिस पे अब लोगों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज हमने पढ़े डायमेंशंस में। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है रूरल अर्बन कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब होता है कंटिन्यूअस सीक्वेंस। ठीक है, कंटिन्यू करना सीधा मतलब। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा विलेज के बारे में, अर्बन इंडिया के बारे में। तो हमने देखा अलग अलग सोशल फॉर्मेशन, स्पेशल डाइवर्सिफिकेशन। तो इनके अलग अलग कल्चर्स को, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझ लिया। ठीक है, लेकिन रियलिटी में इंडिया के कंटेक्स्ट में अर्बन और रूरल एरिया को डिस्क्रीट कैटेगरीज में नहीं बांटा जा सकता है ना। अगर ये देखने को लग भी रहा है तो भी नहीं बांटा जा सकता है। ऐसा क्यों? लिंक बना हुआ है। तो ये कंटिन्यूम में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बस सारे के व्यू पॉइंट दिए गए, इसे समझना है। तो सबसे पहला जो व्यू पॉइंट है ये है सोशियोलॉजिस्ट मैक्लेवर का। इन्होंने बोला कि हम कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं रूरल और अर्बन लाइन में। ठीक है, लेकिन जिस लाइन से हम इस कम्युनिटीज़ को डिवाइड किए हैं ये कभी क्लियर नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे रूरल इंडिया के लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट किए। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर दें, ये अर्बन एरिया के लोग हैं, ये रूरल एरिया के लोग हैं। तो इनका व्यू पॉइंट वही है कि हम लाइन ऑफ डिमार्केशन को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सिटी का कहाँ पे अंत हो रहा है और एक कंट्री का कहाँ पे बिगिनिंग हो रहा है, ये हम कभी डिमार्केट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्यू पॉइंट है रेडफील्ड की। इन्होंने अपनी व्यू पॉइंट मैक्सिकन पीसेंट के स्टडी के अकॉर्डिंग दिया कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होगा, बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे। तो ये क्या करेगा, विलेज और सिटी में डिफरेंसेस कम कर देगा, पता ही नहीं चलेगा कौन विलेज है कौन सिटी है। ठीक है, ये हो गए रेडफील्ड की व्यू पॉइंट। नेक्स्ट है रामकृष्ण मुखर्जी की व्यू पॉइंट। ये अपने व्यू पॉइंट दिए माइग्रेशन, फैमिली और कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, और रामकृष्ण मुखर्जी का कहना है कि जो लोग माइग्रेट करेंगे विलेज एरिया से सिटीज़ में, वो अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट को साथ लेके जाएंगे सिटीज़ में। यानी कि कास्ट एलिमेंट जो कि विलेज में हुआ करता था वो सेम होगा अर्बन एरियाज में। इनका मॉडल आर्ग्यू करता है कि ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम
रूरल और अर्बन रिलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, ये है रामकृष्ण मुखर्जी का। उसके बाद देखो नेक्स्ट व्यू पॉइंट है ओ एम लिंच का। इन्होंने अपनी स्टडी आगरा सिटी में की थी और इन्होंने अपने स्टडी के थ्रू बताया कि विलेज में कास्ट पंचायत हुआ करते थे। ठीक है, बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट है राव की व्यू पॉइंट। तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि विलेज और टाउन दोनों ही फॉर्म होते हैं सेम सिविलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, यानी कि किनशिप पे और कास्ट सिस्टम पे, जो कि प्री ब्रिटिश इंडिया से चला आ रहा है उसी बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट व्यू पॉइंट है प्रोफेसर वाई सिंह। इनका व्यू पॉइंट एक ही है कि जो रूरल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा अर्बन सोसाइटी में। ठीक है, बस यही है। तो बेसिकली जो डिपेंडेंस होता है वो किसके लिए होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ये रूरल अर्बन कंटिनम में हम समझे। ठीक है, आगे है इशूज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्या इशूज़ है? तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहला इशू यही है। दूसरा है डिमांड फॉर क्लीन वाटर सैनिटेशन। अब साफ पानी तो चाहिए ही, तो इसका भी डिमांड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। साफ सफाई तो सबको चाहिए। ठीक है, सीवेज फॉर लिक्विड वेस्ट और हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो एक बेसिक फैसिलिटीज़ जो रहने के लिए चाहिए वो सारे डिमांड्स ही होंगे अर्बनाइजेशन में, और ये फुलफिल नहीं हो पाते, इसीलिए इसे इश्यूज़ के अंदर पड़े जा रहे हैं। और जो बेसिक चैलेंज है वो है पॉवर्टी का। ठीक है, गरीबी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ विलेज एरिया में ही नहीं, सिटीज़ में भी, वहाँ पे भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोग अच्छे कंडीशन में नहीं रह पा रहे हैं। तो इस वजह से सिटी में जो पुअर लोग रह रहे हैं उनमें भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और इसके वजह से क्या हो रहा है? स्लम्स का ग्रोथ हो रहा है। तो धारावी के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या एक स्लम एरिया है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रहा है। ये सारे क्या है? इशू हैं अर्बनाइजेशन के। तो ये सारे चीज़ को इसमें समझना है। तो इस तरीके से मैंने सारे चीज़ को कवर करा दिया इस चैप्टर में, जितने की डिमांड थी। ये प्री इंडिपेंडेंट तक तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इसे पढ़ लोगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।